ओम ओम ओम। आज हम फिर से ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है उनके प्रश्नों को देखेंगे। और आज का ये लगभग मेरा 8वां वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था का। भारतीय राज्य व्यवस्था का सीरीज का ये 8वां वीडियो है जिसमें हम पेज नंबर 201 से लेकर 210 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडियन पॉलिटी का, जिसे और इस सीरीज का ये लगभग 8वां वीडियो है। 201 से लेकर 210 तक के प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दीक्षा यूट्यूब चैनल को, और ढेर सारा प्यार भी दीजिएगा। ठीक है, और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी तरह से आप लोग प्यार दुलार देते रहिए। और भारतीय राज्य व्यवस्था का आज का ये लगभग 8वां वीडियो है, और जिसमें हम पेज नंबर 201 से 210 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सभी बहुत ही हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुरू करते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो सभी के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 29, जिसमें आयोग व परिषद से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं। क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयाँ हैं। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1956 में। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? 5। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? 5। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? 5। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? 5। सुनिश्चित कीजिए क्षेत्रीय परिषदें उनका मुख्यालय। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। परिषद क्षेत्रीय का मुख्यालय मुंबई में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। इस प्रकार से इसका आंसर ये होगा। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के तहत है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिस्थापन किस समिति की संस्तुति पर किया गया? सरकारिया आयोग के। वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रतिस्थापन किस समिति की संस्तुति पर किया गया? सरकारिया आयोग के। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के तहत है। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के तहत है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 मई 1990 को। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 मई 1990 को। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? बीपी सिंह के समय में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? वीपी सिंह के कार्यकाल के समय में।
अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे। अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का एक प्रमुख कार्य है राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना। उपयुक्त विषयों विशेषकर इनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना। उपयुक्त विषयों विशेषकर इनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। आंसर होगा डी। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा किया गया? संघीय मंत्रिमंडल के। 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा किया गया? संघीय मंत्रिमंडल के। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ वित्त आयोग। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ वित्त आयोग। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? अशोक चंदा का। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह विचार है अशोक चंदा का। भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया है? योजना आयोग के स्थान पर। भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया है? योजना आयोग के स्थान पर। पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? अशोक चंदा ने। पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? अशोक चंदा ने। पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन किसकी अनुशंसा से हुआ था? योजना सलाहकार बोर्ड के। पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन किसकी अनुशंसा से हुआ था? योजना सलाहकार बोर्ड के। पूर्ववर्ती योजना आयोग को किसने कहा था कि यह न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है? अशोक चंद्रा ने। पूर्ववर्ती योजना आयोग को किसने कहा था कि यह न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है? अशोक चंद्रा ने। पूर्ववर्ती योजना आयोग के प्रधान सदस्य कौन थे? वित्त मंत्री एवं योजना मंत्री। पूर्ववर्ती योजना आयोग के प्रधान सदस्य वित्त मंत्री एवं योजना मंत्री थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। निम्न में से कौन सी नीति आयोग का उद्देश्य नहीं था? यह अंतर्राज्य विवादों के समाधान के लिए समग्र उपाय प्रदाता प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट के रूप में एक मंच प्रदान करना, ये उद्देश्य नहीं था। तो नीति आयोग का उद्देश्य है यह विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा और कार्य नीतिगत सूचना उपलब्ध कराता है। नीति आयोग का कार्य है यह विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा और कार्य नीतिगत सूचना उपलब्ध कराता है। नीति आयोग का उद्देश्य है यह नीति के प्रमुख तत्व उपलब्ध करने में चिंतक मंडल के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग यह नीति के प्रमुख तत्व उपलब्ध करने में चिंतक मंडल के रूप में कार्य करता है। यह कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है और उसका मूल्यांकन करता है। जो नीति आयोग का उद्देश्य है कि यह कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है और उसका मूल्यांकन करता है। सही है। यह अंतर्राज्य विवादों के समाधान के लिए समग्र उपाय प्रदाता प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट के रूप में एक मंच प्रदान करता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? नीति आयोग। कौन संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग।
कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है नीति आयोग? कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है नीति आयोग? निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और वित्त आयोग, ये सब संविधान का अंग है। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था के रूप में। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था के रूप में। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग? कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं वित्त आयोग, ये सब संवैधानिक निकाय हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर और विधिबाह्य निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद एवं नीति आयोग। कौन संविधानेतर और विधिबाह्य निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद एवं नीति आयोग। भारत के योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भारत के योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के नीति आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, सही है। नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, सही है। इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, सही है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, सही है। नीति आयोग के सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, सही है। आंसर डी होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। नीति आयोग के संबंध में ये गलत है कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, नहीं। नीति आयोग के विषय में सही है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, सही है। नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में किया गया था, सही है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, सही है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, सही है। निम्न में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद एवं निर्वाचन आयोग, ये सब संवैधानिक संस्था हैं। निम्न में से कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं राष्ट्रीय संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था है? अंतर्राज्यीय परिषद। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं है? अंतर्राज्यीय परिषद है। इस पर इसका आंसर डी होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं राज्यों के राज्यपाल। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं राज्यों के राज्यपाल। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना।
वित्त आयोग क्या है? पंचवार्षिक निकाय। वित्त आयोग क्या है? पंचवार्षिक निकाय। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? वित्त आयोग। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वित्त आयोग। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है वित्त आयोग द्वारा। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है वित्त आयोग द्वारा। सामान्यतः 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। सामान्यतः 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग के पास है। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग के पास है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? वित्त आयोग के। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? वित्त आयोग के। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों का अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? व्यापार कर का विभाजन। कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? व्यापार कर का विभाजन। कौन सा वित्त आयोग का कार्य है? वित्त आयोग का कार्य है आयकर विभाजन करना, उत्पाद शुल्क का विभाजन करना एवं सहायतार्थ अनुदान करना। वित्त आयोग का कार्य है आयकर विभाजन करना, उत्पाद शुल्क का विभाजन करना एवं सहायतार्थ अनुदान करना। राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग के। राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग के। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? वित्त आयोग का। किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? वित्त आयोग का। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की व्यवस्था है? 5 है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? 4 है। किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? वित्त आयोग का। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। निम्न में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? 1 के चंदा को। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? 1 के चंदा को। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सी।
कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय संविधान का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 के तहत। किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 311 के तहत। अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? 2/3 बहुमत से राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? 2/3 बहुमत से राज्यसभा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 312 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना के प्रस्तावित कर सकता है? अनुच्छेद 312 के तहत। क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोक सेवाओं का विभाजन है? नहीं। क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय लोक सेवाओं का विभाजन है? नहीं। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा एवं प्रांतीय सेवा। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा एवं प्रांतीय सेवा। निम्न में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट्स सेवा। कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट्स सेवा। अखिल भारतीय सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा। भारतीय सेवा है अखिल भारतीय सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा। अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है भारतीय विदेश सेवा। अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है भारतीय विदेश सेवा। अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा। अखिल भारतीय सेवा नहीं है भारतीय राजस्व सेवा। अखिल भारतीय सेवा नहीं है भारतीय राजस्व सेवा। अखिल भारतीय सेवा है भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा। ये सभी क्या है? अखिल भारतीय सेवा है। अब देखेंगे पेज नंबर 204 के प्रश्नों को। 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं की गई थी। तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की गई नई सेवा कौन है? भारतीय इंजीनियर सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा एवं भारतीय न्यायिक सेवा। 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं की गई थी। तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की गई नई सेवा है भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा एवं भारतीय न्यायिक सेवा। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई मार्च 1954 में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई मार्च 1954 में। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद में। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद में। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया लॉर्ड लिटन द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया लॉर्ड लिटन द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है संसद। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है संसद। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? रजमनार आयोग ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमनार आयोग ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315।
कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 315 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 315 में। निम्न में से वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? चीन ने। वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? चीन ने। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है भर्ती करना। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? 9। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? 9। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपया। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नीचे दिए गए दोनों वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इनमें से एक कथन को कहा गया दूसरे के कारण। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है, गलत है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय, सही है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एकदम सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। पहला गलत और दूसरा सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्ति करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है? इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग में से सही है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। निम्नलिखित में से भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है तटस्थता एवं निष्पक्षता का। क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है तटस्थता एवं निष्पक्षता का? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का। किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का।
किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान की गई है? अखिल भारतीय, केंद्र एवं राज्य सेवाएं। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय, केंद्र एवं राज्य सेवाएं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए सलाहकारी है। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग की कृत्य सरकार के लिए सलाहकारी है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 8वां पदाध्यक्ष है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 8वां अध्यक्ष है। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 41वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 41वें संशोधन द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किसे है? राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति है राज्यपाल में। पेज नंबर देखेंगे 205 है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 किससे संबंधित है? उत्तम प्रशासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार से। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ईस्वी किससे संबंधित है? उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार से। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की? शासन में आधार नीति से, स्थानीय शासन से एवं आतंकवाद का सामना करने से। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की है? शासन में आधार नीति से, स्थानीय शासन से, आतंकवाद का सामना करना से। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति के। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति के। निम्नलिखित में किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति कौन का सदस्य नहीं है? राज्यपाल का सभापति। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? राज्यपाल का सभापति। राज्यपाल का सभापति ये नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति के सदस्य है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है।
निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। कौन संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1952 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? 1961 में। सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोगों के गठन का सही अनुक्रम है सबसे पहले निर्वाचन आयोग, फिर योजना आयोग, फिर वित्त आयोग, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा निवेश आयोग। सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोगों के गठन का सही अनुक्रम है निर्वाचन आयोग, उसके बाद योजना आयोग, फिर वित्त आयोग और लास्ट में आएगा निवेश आयोग। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। अब पेज नंबर 206 को देखेंगे। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया? 1952 में। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया? 1952 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2005 ईस्वी में। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2005 ईस्वी में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1964 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338A से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। कौन सा आयोग अनुच्छेद 338A से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संबंधित है अनुच्छेद 338A से। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। इनके नियुक्ति का सही कालानुक्रम नीचे दिए कुर्स। राष्ट्रीय महिला आयोग के सबसे पहले आएगा जयंती पटनायक, उसके बाद आएगा पूर्णिमा अडवाणी, उसके बाद आएगा गिरिजा व्यास और फिर लास्ट में आएगा ममता शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों पर विचार कीजिए। इनके नियुक्ति का सही कालानुक्रम है सबसे पहले आएगा जयंती पटनायक, फिर उसके बाद आएगा पूर्णिमा अडवाणी, फिर उसके बाद आएगा गिरिजा व्यास और लास्ट में आएगा ममता शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति हुआ था सबसे पहले जयंती पटनायक का, उसके बाद हुआ था पूर्णिमा अडवाणी का, फिर गिरिजा व्यास का और लास्ट में हुआ था ममता शर्मा का। इस पर आंसर डी होगा। कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में, ये गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना 1990 में हुआ है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद का स्थापना 1990 में हुआ। अंतर्राज्य परिषद का स्थापना 1990 में हुआ, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 में हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 में हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 में हुआ, सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ, सही है। निम्न में से कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग। ये कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत का संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब संवैधानिक निकाय हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सभी क्या है? संवैधानिक निकाय हैं। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 30 निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्नों को अब देखेंगे। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था 1952 में। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन के। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन के।
प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होता है और परिणाम की घोषणा कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के प्रावधान? अनुच्छेद 324 में। किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान? अनुच्छेद 324 में। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग को। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? वे संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? 1994 में। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? 1994 में। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? 1989 में। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? 1989 में। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। निम्न में कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? निर्वाचन आयोग। कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? निर्वाचन आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव एवं लोकसभा के चुनाव के लिए। निर्वाचन आयोग किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव एवं लोकसभा के चुनाव के लिए। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करना। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। उपचुनाव कराया जाता है कभी भी। उपचुनाव कराया जाता है कभी भी। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1952 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना? 1989 में। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? 1989 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष है।
पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। हम पढ़ेंगे पेज नंबर 207 है के। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 22 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 1989 में? किस वर्ष में मतदान की आयु 22 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 1989 में? भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं। नोटा का कब लागू किया गया? 2013 में। भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं। नोटा कब लागू किया गया था? 2013 में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान समाप्ति होने से 48 घंटे पहले। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 7 दिन के अंदर। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 7 दिन के भीतर। निम्नलिखित 2 वक्तव्यों पर विचार करें। मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्ताव के बिना नहीं हटाया जा सकता है। सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्ताव के बिना नहीं हटाया जा सकता। सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। इसी के कारण मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्ताव के बिना नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपया। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,25,000 रुपया। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,25,000 रुपया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। चुनाव आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन करता है। संसद राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचक नामावली तैयार करता है एवं चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान देता है। चुनाव आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए। चुनाव आयोग का कार्य है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन करना। चुनाव आयोग का कार्य है सांसद राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचक नामावली तैयार करना। चुनाव आयोग का काम है चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ये सभी काम है चुनाव आयोग का। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीकों और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। एकदम सही है। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिशें की थी लोकसभा के चुनाव की सरकारीय निधियन की। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सही है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सही है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है। एकदम सही है। इसका आंसर डी होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की वैधता का निपटारा करना है। इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव आयोग का संबंध नहीं है। चुनाव की व्यवस्था का निपटारा करना, इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव आयोग का संबंध है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना एवं चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। चुनाव आयोग का संबंध है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना एवं चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। ये सभी कार्य है चुनाव आयोग के। भारत के निर्वाचन आयोग के कौन से कृत्य हैं? इनमें से कोई नहीं। भारत के निर्वाचन आयोग के कौन से कृत्य इनमें से कोई नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। सही है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तब तक होता है। सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। सही है। इस पर इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध का पालन में गठित हुआ? निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? निर्वाचन आयोग। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है। सही है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है। सही है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, इसका ये काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। निर्वाचन आयोग का कार्य है चिन्हों का आवंटन करना, निर्वाचन तारीखें तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना। निर्वाचन आयोग का कार्य है चिन्हों का आवंटन करना, निर्वाचन तारीखें तय करना एवं चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना। ये सब निर्वाचन आयोग का काम है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार है किसको है? राष्ट्रपति को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार है किसको है? राष्ट्रपति के पास है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान है। निम्न में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है? निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कार्यों की निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना ये नहीं है। क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों की शक्तियों के अधीन नहीं है? निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना है। ये नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन है निर्वाचक नामावली की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। निर्वाचन नामावली की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। संसद के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का निर्वाचन कराना। चुनाव आयोग का कार्य है संसद के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का निर्वाचन कराना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन कराना। निर्वाचन आयोग का काम है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों का निर्वाचन कराना है। ये सही है। भारत में निर्वाचनों की अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किसमें निहित है? भारत का निर्वाचन आयोग में। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? भारत का निर्वाचन आयोग में।
ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? 1998 ईस्वी से। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? 1998 से। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रामा देवी। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रामा देवी। राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तब होगा। सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तब होगा। सही है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। पेज नंबर 209 को देखेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यों की संस्था, ये गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग 5 वर्षों का गलत है। निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा उपचुनाव के प्रवर्तन के कार्यक्रम का निर्धारण करता है। सही है। निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा उपचुनाव के प्रवर्तन के कार्यक्रम का निर्धारण करता है। सही है। निर्वाचन आयोग मान्य राजनीतिक दलों के विभाजन विलयन संबंधी विवादों को सुलझाता है। सही है। निर्वाचन आयोग मान्य राजनीतिक दलों के विभाजन विलयन संबंधी विवादों को सुलझाता है। सही है। भारत का निर्वाचन आयोग नवीन पंजीकृत दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। सही है। भारत का निर्वाचन आयोग नवीन पंजीकृत दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। एकदम सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। एक जो गलत है। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 31, जिसमें पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अब संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया? 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में तीन सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मनार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तमिलनाडु के द्वारा। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मनार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तमिलनाडु के द्वारा। सरकारिया आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। सरकारिया आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों में। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों में। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से अनुच्छेद शक्तियों के वितरण व विनियमित करता है? अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 है। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों का वितरण को विनियमित करता है? अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 है। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के आधार पर। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के आधार पर। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान में 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है और ये सूची अनुच्छेद 245 246 में दिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? संघ के। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? संघ के। कोई ऐसा मामला जो भारत के तीनों सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति केंद्र विधायिका के पास होती है।
कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति केंद्र विधायिका के पास होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद के पास को प्राप्त है, सही है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, सही है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा, सभी सही है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकता है? आपातकाल की स्थिति में 2 या अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों को लागू करने हेतु राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? आपातकाल की स्थिति में 2 या अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राज्यीय संधि व समझौतों को लागू करने हेतु राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं। आप पढ़ेंगे पेज नंबर 210 है। सरकारिया आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? केंद्र राज्य संबंध का। सरकारिया आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? केंद्र राज्य संबंध का। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? 1983 ईस्वी में। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में हुआ। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ के पास है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? संघ और राज्य और संघ में। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद का एकमात्र अधिकार है? संघीय सूची पर। किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद का एकमात्र अधिकार है? संघीय सूची पर। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय है, अब उनकी संख्या कितनी है? 99। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? 99। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? 61। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? 61। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? 52। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? 52। पंचायती राज विषय है राज्य के सूची की। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची में। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार जो है राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। कौन सा विषय समवर्ती सूची में? शिक्षा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? गैस का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? गैस का। बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना का है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। निम्न में से कौन विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना। कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? समवर्ती सूची के। निम्न सूचियों में किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? समवर्ती सूची के। निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा। कौन राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा। कृषि, जेल और सिंचाई ये सभी राज्य सूची में है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची में। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची में।
शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची के विषय। गलत है। स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची का विषय नहीं बल्कि केंद्र सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची का विषय है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची का विषय है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची का विषय है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची का विषय है। लोकसभा स्थायी राज्य सूची का विषय है। लोकसभा स्थायी राज्य सूची का विषय। लोकसभा स्थायी राज्य सूची का विषय है। स्टॉक एक्सचेंज जो है ये केंद्र सरकार का विषय है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है लोक स्वास्थ्य है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है लोक स्वास्थ्य है। समाचार पत्र, कारखाना एवं परिवार नियोजन ये सब समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना ये सब समवर्ती सूची का विषय है। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस। कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्रणालियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में हस्तांतरण किया गया? राज्य सूची से समवर्ती सूची में। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्रणालियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में हस्तांतरण किया गया? राज्य सूची से समवर्ती सूची में। विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के। विवाह, संविधान, श्रम कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किन सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किन सूची में रखा गया? संघ सूची में। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? शिक्षा। कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? शिक्षा। पुलिस, न्याय और जेल ये सब शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। निम्न में से कौन समवर्ती सूची में है? शिक्षा। कौन समवर्ती सूची में है? शिक्षा। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया वन को। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया वन को। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। पुलिस, भू राजस्व एवं कारागार ये सब राज्य सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है सीमा कर। संघ सूची का विषय है सीमा कर। राज्य सूची का विषय है न्याय। राज्य सूची का विषय है न्याय। समवर्ती सूची का विषय है विवाह और विवाह विच्छेद। समवर्ती सूची का विषय है विवाह और विवाह विच्छेद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया जनसंख्या नियंत्रण। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया जनसंख्या नियंत्रण। इस प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज का ये लगभग 8वां वीडियो था जो अब पूर्ण हो चुका है, जिसमें हम आज 201 से लेकर 210 तक के प्रश्नों को देखें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी है। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दीक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और वो इस तरह का वीडियो हम बना सके। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेते हैं। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, बैंक, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का यानी इंडियन पॉलिटी का ये लगभग 8वां वीडियो था, जिसमें हम 201 से लेकर 210 तक के प्रश्नों को देखे हैं। अगला वीडियो जो इस सीरीज़ का 9वां वीडियो होगा, जिसमें हम 211 से 220 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।